Hello viewer, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. I am here with a new subtopic that is jute अर्थात पटसन और पटुआ, which is taken from the chapter Agriculture of class 10. तो आज इस चैप्टर में हम लोगों को पटुआ से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उसे प्राप्त करना है। इस सब टॉपिक में भी अन्य सब टॉपिक की तरह जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड फिक्स किए गए हैं। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को देखेंगे, ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो इस तरह के सब टॉपिक के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उसको देखेंगे, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शंस देखेंगे और साथ ही साथ एक डेटा देखेंगे जो स्टेट वाइज जो प्रोडक्शन है उसको दर्शाता है। तो चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी नोट्स को देखते हैं। जूट्स के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसे पटसन और पटुआ कहा जाता है, जिसे मार्च टू मई के बीच बोया जाता है और फिर जून से सितंबर के बीच काट लिया जाता है। इसके हर एक पार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। इसका जो डंठल होता है, जो सूट्स है, रूट्स के ऊपर वाला भाग, उसका प्रयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लोग टट्टी बनाते हैं, टाट, जिसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बाउंड्री वॉल ईंट्स का या ठोस बाउंड्री वॉल देने में असमर्थ होते हैं, तत्काल वे उसी शूट्स का, जिसे संठी कहा जाता है, का इस्तेमाल करके अपने घर के चारों तरफ पर्दा बना लेता है। पर्दा के रूप में टाट का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो रेशे होते हैं, इस रेशे का प्रयोग रस्सी के रूप में आप यूजेज में देखेंगे कि परंपरागत रूप से इसका जो प्रयोग होता था वह रस्सी बनाने के काम में, चट या मैट्स के रूप में, गनी बैग्स जिसे बोरा कहते हैं, बोरा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन आज के समय में जूट का प्रयोग अनेक तरह के आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों के निर्माण में, ड्रेसेस, कारपेट्स, मैट्स आदि और अनेक रूपों में किया जाने लगा है। जूट जो है कॉटन के बाद दूसरा बड़ा फाइबर क्रॉप है और यह जितने भी फाइबर क्रॉप्स हैं उन सब में ये चीपेस्ट फाइबर क्रॉप्स हैं। हालांकि इन कंपैरिजन टू अदर फाइबर्स which is available nowadays in the market, as per example nylons, ये थोड़ा महंगा हो जाता है। जब इसके डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ये महंगा हो जाता है। तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वह हाइजीनिक नहीं होता है। पैकिंग मटेरियल्स के रूप में, चाहे वो नॉन फूड क्रॉप्स हो, फूड क्रॉप्स हो, फूड क्रॉप्स में सीरियल्स हो, पल्सेज हो, बेवरेजेज हो, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग किया जाता है, को पैकिंग किया जाता है, उसमें जो पैकिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसमें सबसे हाइजीनिक पैकिंग मटेरियल्स यही होता है। नायलॉन और पॉलीथीन ये अनहाइजीनिक होता है, अस्वास्थ्यकर होता है, तो इसे प्रीफर किया ही जाता है और इसीलिए इसका एक कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है, व्यावसायिक महत्व है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसके जो शाइनिंग ब्रॉड, ड्यू टू इट्स शाइनिंग ब्राउन कलर, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। इसके जो चमकीले ब्राउन कलर, इसके जो अपने रंग हैं, इस वजह से इसे
गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड के रूप में भी हम जानते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ होलसेल ट्रेड्स, whatever materials are packaged or packed, in them jute bags, jute packets are widely used, so it is known as the brown paper of wholesale trades। आपसे एक सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, वाई जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। एक सवाल ये हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग ब्राउन कलर इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाई इट इज नोन एज ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड्स, वाई द जूट इज नोन एज ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड्स। Because in wholesale trades, for packaging purposes, jute bags or jute packets are widely used, so it is known as brown paper of wholesale trades। brown paper इसलिए because it has its own color brown, so brown paper। Is it clear? I think it is clear now। There are three major types of jutes: white, tosha and mesta। mesta is one of the coarse type of jute। यह बहुत ही रफ होता है, मोटा होता है मेस्टा, और इसके जो रेशे होते हैं वह भी छोटा हाइट का होता है। हालांकि वाइट, टोसा एंड मेस्टा ये तीनों तरह के जूट के फसलों का उत्पादन हमारे देश के अंदर होता है। इसके जो रेशे होते हैं वाइट और टोसा का, उसकी लंबाई अधिक होती है, मजबूत होता है और सॉफ्ट होता है। लेकिन आज बाज़ार में इसकी उपलब्धता मांग के हिसाब से कम पड़ गई। जिस तरह से इसका वाइड स्प्रेड यूज़ होने लगा है पैकेजिंग में, उस हिसाब से सप्लाई कम हो गया है, और यही कारण है कि इसका कॉस्टिंग ज़्यादा आने लगा है। डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, उपलब्धता कम हो और मांग बढ़ जाए, तो स्वाभाविक है जो कमोडिटीज़ होंगे, जो सामान होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका दाम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यह अपना मार्केट लूज करते जा रहा है, और उस जगह पर सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन जगह बना रहा है। हालांकि अनहाइजीनिक है और स्वास्थ्यकर है, लोग इसे ही प्रीफर करते हैं। ज़रूरत है इसके खेती को बढ़ावा देने का, और उसका एक कारण और है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के जो 75% जूट ग्रोइंग एरियाज़ थे वह वेस्ट पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश में चला गया। विस्तृत जूट ग्रोइंग क्षेत्र और उसके साथ जो जूट मिल्स थे वह सभी बांग्लादेश में चले गए। स्वाभाविक है, जो हमारे देश का घरेलू मांग था उसकी आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे स्थिति में इसका जो कॉस्ट, इसकी जो कीमत है वह ऊंचा होगा। मतलब इसका पूरी तरह से जो इसके बाज़ार थे वह लड़खड़ा गया। इसके जो गुड्स थे, जूट गुड्स, बैग्स, मैट्स, चट और मेनी अदर थिंग्स लाइक कारपेट्स, यार्न, ड्रेसेस, या इसके जो डिमांड थे हमारे भारतीय बाज़ार में, वह उसकी आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक सवाल पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारत में जूट इंडस्ट्रीज़
और जूट से बने हुए सामान का अभाव क्यों हो गया? तो इसका स्वाभाविक जवाब है, चूँकि पार्टीशन के बाद भारत के विभाजन के पश्चात तकरीबन 75% जो जूट ग्रोइंग एरिया था वह वेस्ट पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में चला गया, जिस वजह से जूट से संबंधित जो जुड़े हुए व्यवसाय थे वह पिछड़ गए। हालांकि अब धीरे धीरे वह रिवाइव कर गया, हमारे देश के अंदर भी इसे संभाल लिया गया। अब हमारा देश इसके जो घरेलू मांग है उसको आपूर्ति करने में संभव हो पाया, समर्थ हो पाया है। तो ये तो रही इंट्रोडक्टरी नोट्स और यूजेज के बारे में। अब हम लोग इस सब टॉपिक के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इस पर दृष्टिपात करेंगे। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर मुख्य रूप से टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल की बात करते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उच्च तापमान। हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग जूट। और इसीलिए ये जो जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ये सबसे आइडियल बेल्ट है इसके लिए। एक तो टेम्परेचर के मद्देनज़र भी ये सबसे आइडियल बेल्ट है, और दूसरा इन क्षेत्रों में ही, यहाँ देखिए भारत की अवस्थिति है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जो ऊपर वाला जो भाग है उसी भाग में सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ अपने साथ कछार, दोमट मिट्टियाँ लाती है, विस्तृत मैदान भाग में इसे बिछाती है, जो इसके उत्पादन के लिए, इसके खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल बेल्ट में भी भारत का स्थिति, इस जो ये महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टाइक रीजन है, उसमें भी अवसाद, बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में अवसाद, नई मिट्टियाँ ला के बिछाई जाती है विस्तृत मैदानी भागों में। वहाँ इस वजह से भी वहाँ लोमी मिट्टी और एलिवियल मिट्टी मिला करता है, जो इसके खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो इन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है जहाँ एलिवियल और लोमी सॉइल्स मिलते हैं, जहाँ टेम्परेचर, चूँकि यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पड़ता है इसलिए टेम्परेचर भी उच्च मिलता है। इसके ग्रोइंग सीजन में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, सोइंग टाइम से मैच्योरिटी टाइम तक। इसे अत्यधिक वर्षापात की भी आवश्यकता होती है, ताकि जो में ताल, तलिया, चा और चाँप सब पानी से भर जाए, इतना बारिश हो कम से कम, ताकि जो मैच्योरिटी टाइम है उस समय में इसे बोड़ा जा सके, दबाया जा सके पानी के अंदर, उस पर कुछ वेट रख के उसको पानी के अंदर कुछ दिन के लिए प्रोसेसिंग के उद्देश्य से, सड़ने के उद्देश्य से दबाया जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। आप अगर इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो बाढ़ग्रस्त फ्लड रीजन है उन क्षेत्रों से, तो इन महीनों में आप रास्ते के दोनों किनारे देखेंगे पटसन बोरा हुआ आपको दिखेगा, मिलेगा। जब हम एरियाज और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं एरियाज में सबसे जो अत्यधिक खेती इसका होता है वह होता है वेस्ट बंगाल में। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत के अंदर, इसके सबसे बड़े उत्पादक है, और इसका उत्पादन इस क्षेत्रों में जो गंगा डेल्टा है, खास करके मुर्शिदाबाद, बर्धमान, नादिया और हुगली जिले हैं, इन जिलों में इसकी खेती विस्तृत भूभाग पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इसके बाद आता है बिहार। तराई डिस्ट्रिक्ट्स जितने हैं, चाहे वह पूर्णिया डिवीज़न का हो, कोसी डिवीज़न और तिरहुत डिवीजन्स के जो तराई डिस्ट्रिक्ट्स है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जहाँ तापमान उच्च होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं आसाम। आसाम में गोलपारा, कामरूप और तेजपुर जिले इसके जो है खास करके ब्रह्मपुत्रा वैली
क्षेत्र में जो इसके ये जिले हैं यहाँ इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बरेली में भी इसके खेती किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। उड़ीसा के पुरी और बिलासपुर और दूसरे अदर डेल्टाइक रीजन जैसे महानदी गोदावरी और कृष्णा के क्षेत्र में भी इसकी खेती की जाती है। अब हम लोग टॉप 10 जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एरियाज इन प्रोडक्शन के अंदर इस पर भी दृष्टिपात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो टॉप 10 स्टेट्स है, इसको देख के आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन पाएगा कौन कौन से राज्य कितना मात्रा में जूट का उत्पादन करता है। कि वेस्ट बंगाल 8,349 बेल्स और एक बेल्स बराबर होता है 180 kg। ईच बेल्स इक्वल टू 180 kg। तो ये सबसे बड़ा 8,349 बेल्स उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है। 1,690 बेल्स के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। 8,023 बेल्स के साथ आसाम तीसरे स्थान पर है। 225 बेल्स के साथ आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। 178 बेल्स के साथ उड़ीसा पाँचवें स्थान पर। 86 बेल्स के साथ मेघालय छठे स्थान पर। 40 बेल्स के साथ नागालैंड सातवें स्थान पर। 11 बेल्स के साथ त्रिपुरा आठवें स्थान पर। 5 बेल्स के साथ उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर। और 10वें स्थान पर जो है 5 बेल्स से नीचे वाले जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं उसमें और सारे बहुत स्टेट्स हैं जैसे त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि। यह जो है जूट हमारे देश के अंदर तकरीबन 11 लाख हेक्टेयर्स भू क्षेत्र पर इसका उत्पादन होता है, इसकी खेती होती है। प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में 34 लाख वेल्स के आसपास इसका उत्पादन होता है। और जब यील्ड, एवरेज यील्ड, औसत उत्पादन की बात हम करते हैं तब 1,800 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। फाइबर क्रॉप जूट में आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।